गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ पढ़ेंगे जाबिर हुसैन का। तो गद्य में पाठ जाबिर हुसैन के पढ़ने से पहले आइए जाबिर हुसैन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नोनही, राजगीर जिला, नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी, रेत भरी प्रमुख हैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जाबिर हुसैन जी की ये प्रमुख रचनाएं हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है। वो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। जाबिर हुसैन जी ने जो लिखी है, क्या लिखी है, जो रचनाएं लिखी हैं वो इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं जो इन्होंने अपने लेखनी से लिखा है। आइए आगे देखते हैं। जो जाबिर हुसैन जी का पाठ है उस पाठ के बारे में जाबिर हुसैन जी क्या बता रहे हैं, देखते हैं। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। आइए पाठ के बारे में जान लेते हैं। पाठ सांवले सपनों की याद जो जाबिर हुसैन द्वारा लिखित है उसमें उन्होंने क्या बताया है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। देखिए बेटा, जो सांवले सपनों की याद है पाठ है, ये सांवले सपनों की याद पाठ एक चित्र व्यक्ति है। इस पाठ में बताने की कोशिश की गई है कि पक्षियों को किस प्रकार से हम जान सकते हैं, पक्षियों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, पक्षियों का जीवन कैसे होता है। यही सालिम अली ने जो है सांवले सपनों की याद पाठ में बताने की कोशिश करी है। जो बता रहे हैं कि सांवले सपने की जो याद में लेखक है तो वो बता रहे हैं कि भीड़ भाड़ जिंदगी तनाव के माहौल से कैसे जो है वो आखिरी पलायन कर रहे हैं। कौन? जाबिर हुसैन जी। इस पाठ में यही बताया गया। आगे देखते हैं।
मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। सालिम अली का ये नाम है, क्या नाम है? एक मिथक प्रयास है, मतलब एक झूठा प्रयास है। इसमें सालिम अली के बारे में बताया गया, पक्ष प्रेमी के बारे में बताया गया है कि सालिम अली जो है लोगों से छुप थे। लोग जो है पक्षियों को आदमी की नजर से देखते थे, जंगलों, पहाड़ों, झरनों, आबशारों को भी प्रकृति की नजर से नहीं बल्कि आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते थे। इसी बात को आगे बता रहे हैं। पता नहीं इतिहास में कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का मालिक सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अब यहाँ पर सामने सपनों का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि पता नहीं कृष्ण ने कब वृंदावन में रासलीला रची होगी, कब गोप लीला की होगी, कब माखन लीला की होगी, कब बांसुरी वादन किया होगा, कब वनों में विहार किया होगा। ये जो है बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं। परंतु आज भी यहाँ वृंदावन में यमुना का सांवला पानी आज भी लोग देखते हैं। लोग अचानक आकर ऐसे लगता है कि अभी कोई आएगा और बंसी बजाने लगेगा। सारा वाटिका जो है किससे गूंज जाएगी? कृष्ण की जादू भरी बांसुरी से गूंज जाएगी। तो ये बता रहे हैं लेखक सांवले सपनों के महत्व के बारे में। अब आगे देखते हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे रहे थे। संभव है कि लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। अब यहाँ पर इस बारे में बता रहे हैं, सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं कि सालिम अली जो है कमजोर काया वाले व्यक्ति थे। वो 100 वर्ष तक जीवित रहने में उनके कुछ ही दिन शेष थे। लंबी यात्राओं ने उनको थका दिया था क्योंकि वो घूम घूम कर क्या करते थे? पक्षियों के जीवन के बारे में जानते थे, प्रकृति के बारे में जानते थे। कैंसर की बीमारी के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुए और अपने अंतिम सांस तक पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में सालिम अली लगे रहे और उनकी आंखों पर हमेशा जो दूरबीन चढ़ी रहती थी वो उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उन जैसा बड़बाचा शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी।
यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से गढ़ी थी। इसको गढ़ने में इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। देखिए, सालिम अली जो है, एक दिन जो केरल की साइलेंट वैली थी, उस साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए उन्होंने, जो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनसे जाके मिले। और जो चौधरी साहब जो है, गांव की जो मिट्टी में पड़ने वाली पानी की बारिश की जो बूंद होती थी, और उसके जानने वाले नेता थे। कहने का मतलब है कि वो भी, जो चौधरी चरण सिंह जी थे, वो भी अपने प्रकृति के बारे में बहुत ही अच्छा ज्ञान रखते थे और प्रकृति के बहुत ही निकट थे, करीब थे प्रकृति के बहुत प्रेमी थे। तो पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा था, तो उससे जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे, उनकी आंखें नम हो गई थी। आगे देखते हैं। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? देखिए, अब हमारे बीच न सालिम अली है, न चौधरी साहब है, हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण साहब भी नहीं है। तो अब इस प्रकृति की सोंधी मिट्टी पर उगी फसलों के लिए भारत की एक नींव रखने वाले का संकल्प लेने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है, कोई भी प्रकृति प्रेमी व्यक्ति नहीं दिख रहा है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ द स्पैरो। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा थी उसका नाम था फॉल ऑफ द स्पैरो। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है वह मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। जो सालिम अली थे, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ द स्पैरो। जो D.H. लॉरेंस की मौत के बाद जो है, उनकी पत्नी जो फ्रीडा लॉरेंस थी, लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि उनके बारे में कुछ लिखे, लेकिन उन्होंने लिखने से इनकार किया और बताया कि उनसे ज्यादा तो उनके छत पर बैठने वाली गौरैया D.H. लॉरेंस के बारे में जानती है। आगे देखते हैं। मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। यानी कि D.H. लॉरेंस की पत्नी बता रही है, फ्रीडा लॉरेंस बता रही है कि उनके बारे में, उनके पति के बारे में उनके छत पर बैठने वाली गौरैया उनसे अधिक ज्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। आप जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नीले रंग की कंठ की, नीले गले की जो गौरैया थी, तो वो सालिम अली की से घायल होकर गिर गई थी। तो इसके कारण जो उसी को ढूंढने के चक्कर में जो है
जिंदगी भर जो है क्या सालिम अली उसकी खोज में लगे रहे और इसी प्रकार जो है वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए, यानी कि D.H. लॉरेंस की तरह भी वो प्रकृति के प्रेमी बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, उनके यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटका अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? आप जो बता रहे हैं कि जो सालिम अली है वो प्रकृति के टापू बनने की बजाय क्या है, प्रकृति के टापू बनने की बजाय क्या है कि हमारे अथाह सागर में, अथाह सागर मतलब समुद्र बनकर उभरे थे। मतलब प्रकृति के वो इतने प्रेमी थे कि वो एक सागर की भांति प्रकृति में आए हुए थे और उनका जो स्वभाव था भ्रमणशील, घूमने वाला स्वभाव था, घुमक्कड़ी स्वभाव था, उससे उन्होंने परिचित थे। उन्हें महसूस होता था कि आज भी पक्षियों के सुराग से वो कहीं निकलेंगे और गले में लंबी दूरबीन लटकाए हुए दिखेंगे। मतलब वो प्रकृति के इतने करीब हो गए थे कि हमें आज भी ये महसूस होता था कि सालिम अली आज भी हमारी प्रकृति में मौजूद है और सभी लोग उनके मानते हैं कि जब तक वो नहीं लौटते तो क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मतलब ये लोगों का कहना है कि हम उनको गया हुआ मान ले, नहीं, क्योंकि आज भी वो प्रकृति में आज भी वो हमको कहीं ना कहीं दिखते हैं। तो जो ये सामने सपनों की याद पाठ है बेटा, तो इसमें एक आपका व्यक्ति चित्र पाठ है और इसमें सालिम अली के प्रकृति प्रेमी होने के कुछ बातें बताई गई हैं। प्रकृति सालिम अली के साथ साथ आपके हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बारे में बताया गया कि वो दोनों प्रकृति प्रेमी थे। आज दोनों इस समय दुनिया में नहीं है, तो आप इस साइलेंट वैली, केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से कौन बचा पाएगा, यही सब आपके पाठ में बताया गया है प्रकृति के बारे में। तो इसका स्पष्टीकरण मैंने आपको दिया है और मैं समझती हूँ आपको स्पष्टीकरण समझ में आया होगा। इसको आप और भी अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।